दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे लेखिका वंदना मुकेश जी की लिखी हुई कहानी ऋण। सड़क के उस ओर खड़े आदमी को देखकर सुभाष ठिठक गया। अरे अंकल जी, सारे बाल सफेद, कंधे झुके, हाथ में छड़ी। हाँ, ये तो रमानाथ अंकल जी ही हैं। मुंबई की भीड़ में अंकल जी ओझल हों उससे पहले ही सुभाष लपक कर सड़क पार करके उनके पास पहुंचा। रमानाथ जी ने सुभाष को देखते ही अंक में भर लिया और देर तक थपथपाते रहे। उनका आलिंगन बड़ा ही आत्मीय था। अंकल जी कैसे हैं आप? आंटी जी और भैया लोग कैसे हैं? मैंने कितने पत्र डाले, कभी कोई जवाब नहीं मिला। सुभाष ने एक साथ कई सवाल कर डाले। फीकी सी हंसी बिखेरते हुए अंकल जी बोले, सब ठीक हैं, तुम बताओ कहाँ हो? बहू और बच्चे कैसे हैं? मैं 15 साल से पुणे में ही हूँ। आपकी बहू मधुरिमा एक स्कूल में पढ़ाती है। अंकुर इंजीनियरिंग के दूसरे साल में है। ईशानी मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष में है। मुंबई काम से आया था। सब आपका आशीर्वाद है। आज जो कुछ है आपके कारण। अंकल जी, मधुरिमा और मैं कभी भूल ही नहीं सकते। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आपकी कोई न कोई बात पर याद ना की जाती हो। यहाँ तक कि बच्चे मिले भले ना हो, लेकिन दादा दादी के रूप में आपको ही जानते हैं, आपको आदर्श मानते हैं। अरे मैं तो बोले ही जा रहा हूँ, यहाँ मुंबई में कैसे? आप बताएं, सुव्रत, गुड़िया और दोनों भैया भाभी? अंकल जी कुछ खोए से बोले, वो सब बीती बातें हैं। फिर उनके चेहरे पर कुछ कठोर से भाव आए। फिर उद्विग्नता घनी होने लगी। ऐसा लगा कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सुभाष अपने उत्साह के कारण उनको समझ ही नहीं पाया। सुभाष ने पूछा, अंकल जी पुणे कब आ रहे हैं? सुभाष, क्या क्या पुणे में तुम मेरे लिए एक किराए का घर ढूंढ सकते हो? अंकल जी सकुचाते हुए बोले, बड़ी मेहरबानी होगी। कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। इस अप्रत्याशित प्रश्न का उत्तर सुभाष को एकदम से सूझ न पड़ा, लेकिन स्थिति की गंभीरता समझते हुए उसने अंकल जी का हाथ धीरे से दबा दिया। अंकल जी ने आंखें बंद कर ली। फिर एक गहरी सांस लेते हुए जेब से पेन निकाला और बोले, अपना मोबाइल नंबर लिख दो और मेरा लिख लो, और मेरी बात की गंभीरता समझना। तुम मेरे लिए इतना जरूर और जल्दी से कर देना। सुभाष ने बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए नंबर लिखे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए। अंकल के जुड़े हाथों से सुभाष को 20 साल पहले के अंकल जी का चित्र सामने आ गया। तब भी अंकल जी बातचीत खत्म होते ही हाथ जोड़ देते थे, विदा सूचक। सुभाष कुछ पूछना चाहता था, लेकिन शब्द मुंह तक ना आ सके और अनायास ही हाथ जुड़ गए। किसी का धक्का लगने पर सुभाष को भान हुआ कि वो यूं ही हाथ जोड़े खड़ा था। रमानाथ अंकल जी तो कब के जा चुके थे। मधुरिमा ने एक दो चीजें मंगवाई थी लिंकिंग रोड से, लेकिन फिर उसका मन नहीं हुआ। वो सीधे दादर स्टेशन जाकर पुणे की बस में बैठ गया। मन बुरी तरह उखड़ चुका था। उसका मन जब व्याकुल होता था तो सहज ही उसे दादी की याद आ जाया करती थी। बचपन में दादी का आंचल ही तो था जो उसे दुनिया भर की तपन से छुपाकर शीतलता पहुंचाता था। सौतेली माँ की कड़वी बोलियों के बदले में दादी के सलवट भरे हाथों की थपथपाहट और उनकी कहानियों रूपी मीठी गोलियां चूसते चूसते कब वो नींद की आगोश में खो जाता था उसे खुद पता नहीं चलता। जब उठता तो सब नया सा लगता। वी माता भी अच्छी लगने लगती। दादी कहती, बेटा प्यार दो, प्यार मिलेगा। उसका नन्हा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। वो रोते हुए हिचकियां भर भर कहता, दादी मैं तो प्यार करता हूँ, सारी बात भी मानता हूँ मम्मी पापा की, और मम्मी पापा तुमसे भी तो दादी, लेकिन उसकी बात दादी कभी पूरी ना होने देती और उसासते हुए कहती, ना ऐसा ना कहते बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अचानक ब्रेक लगने से बगल में बैठे ऊंघते हुए बुजुर्ग के ऊपर रखी एक छोटी अटैची गिरी, लेकिन सुभाष की तत्परता से वे बच गए। आभार प्रकट करते हुए वे पुनः सोने की कोशिश करने लगे। सुभाष भी अपने विचारों की टूटी कड़ियां पुनः जोड़ने लगा। समय बीत रहा था तो दादी के कारण, वरना 14 साला सुभाष कई बार विद्रोह करता और बदले में बंद कमरे में बाप से घंटों पिटता। दादी का मुख पीला पड़ता, उसका मुंह कलेजे तक आ जाता। वो जानती थी कि उसकी बूढ़ी हड्डियों में उसे बचाने की सामर्थ्य नहीं। वो तड़पती बिलखती, लेकिन कौन सुनता। दादी को दूसरे कमरे में बंद करके माँ ऊंची आवाज में टीवी शुरू करके अंगूर खाती। वैसे भी सभ्य समाज में आंखें, नाक और कान बंद करना ही शिष्टता की निशानी माना जाता है। अगले दिन सिर नीचे झुकाए, सूजी आंख और फूटे होठ लिए सुभाष को देखकर भी लोग अनदेखा कर देते। दादी के देहांत पर सुभाष जी भर कर रो भी न पाया था कि विमाता ने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, सुबह तुम दिखना नहीं।
दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में भी माता के उस स्वर का अर्थ समझकर सुभाष के पसीने छूट गए, लेकिन शायद यही समय था उसकी मुक्ति का। वैसे भी दादी के बाद उसे वहां बांधने वाली कोई चीज न थी। सुभाष निकल पड़ा, दूर, बहुत दूर जाने के लिए। कहां दिल्ली, कहां मद्रास, पता नहीं। उसे दादी का भगवान में विश्वास कहे या दादी का आशीर्वाद। वो अंकल जी की झोली में गिरा। कैसा विचित्र संयोग था वो दादी के छुपा कर दिए हुए 1000 रुपए जो उसने जमा किए थे लेकर वो घर से निकला। यंत्रवत उसने ट्रेन का टिकट खरीदा और अनजाने ही बैठ गया द्वितीय श्रेणी के आरक्षित डिब्बे में। इसी डिब्बे में अंकल आंटी के सामने ऊपर की बर्थ पर सारी रात उकड़ू बैठकर गुजारी, जबकि कोई उस बर्थ पर नहीं था। कुछ तो उसका घबराया हुआ मासूम चेहरा और उस पर टपकता भोलापन। न पानी न खाना, जाने कैसे अंकल जी की निगाहों ने उसे पढ़ लिया। उन्होंने अपने साथ खाना भी खिलवाया। न जाने क्यों तब उसने रोते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। फिर वे बोले, हमारे घर चलोगे? जो कुछ अब तक उसके साथ हुआ उससे और बुरा क्या होता। और अंकल के बात कहने के तरीके में कुछ तो बात थी जो उसे आश्वस्त कर रही थी। सो हामी भर दी। अंकल जी ने उसे रखा तो घरेलू काम के लिए, लेकिन जल्दी ही उसका स्कूल में न केवल दाखिला करवा दिया वरन प्रत्येक पालक अभिभावक मीटिंग में जाकर उसकी निरंतर प्रगति हो इस बात का पूरा ख्याल रखा। अंकल जी स्टेट बैंक में मैनेजर थे। रिटायरमेंट के 5 वर्ष बाकी थे। बड़ा बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापारी था, छोटा सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर। कहने को तो सुव्रत और श्रद्धा बड़े भैया के बच्चे थे, लेकिन अपरिचित लोग उन्हें अक्सर अंकल जी और आंटी जी के बच्चे समझ लेते थे। बड़ी भाभी अच्छी थीं, छोटे भैया के रिश्ते आ रहे थे। जब तक सुभाष की बैंक में नौकरी लगी तब तक छोटे भैया का विवाह भी हो चुका था। बेटा प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। दादी की इस बात का इतना अर्थ तो समझ आ गया था कि प्यार दो तो प्यार मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति को आप प्यार करो वही आपको प्यार दे। हाँ, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी से प्यार मिलेगा जरूर। उसके जीवन में दादी के इस विश्वास के साक्ष्य थे अंकल जी और आंटी, और फिर उसकी अपनी मधुरिमा। जब कभी सुभाष ने अंकल जी या आंटी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहा तो उन्होंने हंसकर विषय बदल दिया। एक बार बोले, सुभाष तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़े हो, हम केवल निमित्त मात्र हैं। नौकरी लगते ही अंकल जी ने एक दिन सुभाष से कहा, सुभाष मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, अब तुम मुक्त हो, चाहो तो किराए पर घर ले लो, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं। सुभाष को भी उचित लगा। शीघ्र ही किराए के घर में वो रहने लगा और फिर उसका ट्रांसफर अहमदाबाद हो गया। अहमदाबाद जाते समय अंकल जी और आंटी बोले, बेटा चाहो तो अपने परिवार की खोज खबर ले लेना। अंकल जी और आंटी उसे अक्सर दादी की याद दिला देते थे। रिश्तों में उसका विश्वास पहले ही उठ गया था, पर सुभाष ने उनकी बात मानी। दिल्ली घर गया तो पता चला कि उसके माता पिता और 2 सौतेले भाई बहन 8 साल पहले एक कार हादसे का शिकार हो गए। क्या ये ईश्वरीय न्याय था? सुभाष को दादी की बात फिर याद आ गई। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। न जाने क्यों दादी की बातें वो भूल नहीं पाता था, वो भूलना भी नहीं चाहता था। सुभाष का गला सूखने लगा। उसने बोतल निकाली और गटागट आधा लीटर पानी पी गया। अभी तो लोनावाला ही आया था। फिर क्या हुआ? वो अपनी स्मृतियों से बाहर नहीं आना चाहता था। फिर अंकल जी ने एक और घर बनवाया। 2 मकान हो गए तो दोनों बेटे अलग अलग रहने लगे। दोनों भैया लोगों का व्यवहार अंकल आंटी जैसा नहीं था। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके और अपने बीच खिंची उस रेखा को वो बखूबी अनुभव करता था। उनके बारे में उसका अपना विश्लेषण निरंतर चलता रहता था। शायद कभी कभी उन्हें ये भय जरूर घेर लेता होगा कि कहीं अंकल स्नेहवश मुझे कोई मोटी रकम न दे दें। दोनों ही संपन्न थे, अंकल भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे। सुभाष और मधुरिमा का मिलन युवा सम्मेलन में हुआ। उसने अंकल जी को तुरंत सूचित किया कि उसका विवाह एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में अमुक तारीख को है। अंकल आंटी ने उसे आश्वस्त कर दिया था कि वे अवश्य आएंगे, लेकिन विवाह से 1 सप्ताह पहले यकायक अंकल जी को दिल का जबरदस्त दौरा पड़ा। सो अंकल जी और आंटी विवाह में नहीं जा सके। सो विवाह होते ही सुभाष स्वयं मधुरिमा को आशीर्वाद दिलवाने मद्रास ले गया। उस समय अंकल जी अस्पताल में ही थे, काफी कमजोर थके हुए। आखिर दिल का दौरा जो पड़ा था, सिवाय आंटी के किसी ने कोई विशेष आत्मीयता न दिखाई। उसे भैया लोगों का व्यवहार बड़ा सतही सा लगा। उसे कई बार ऐसा लगा कि आंटी कुछ कहना चाहती हैं और उनके मन में कोई गहरा द्वंद्व छिड़ा है, लेकिन वो पूछे कैसे। वो उनका सम्मान करता था और वो मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता था। आखिर वो उनका था ही कौन? मधुरिमा समझदार थी। सुभाष का उत्साह थोड़ा फीका पड़ गया था। 1 सप्ताह रुकने के विचार से गया था, किंतु 3 दिन बाद ही अंकल जी आंटी से भारी मन से विदा ली। किसी ने रोका नहीं।
फिर कुछ ऐसे संयोग बने कि धीरे धीरे अंकल आंटी से संपर्क खत्म सा हो गया। याद आती थी लेकिन पत्रों का कोई जवाब नहीं आता था, सो हार कर पत्र लिखना बंद कर दिया। एक आध बार पुराने टेलीफोन नंबर पर फोन करके देखा तो पता चला कि वो नंबर किसी और का था। और आज 20 साल बाद अचानक मुंबई में बीच सड़क पर। सुभाष के लिए ये आश्चर्यजनक था। वे तो मद्रास न चेन्नई में रहते थे, यहां मुंबई में। कितना कुछ पूछना चाहता था लेकिन उसके मन में सैकड़ों प्रश्न आ रहे थे। शायद ऐसा हुआ होगा, न ऐसा हुआ होगा। अचानक उसे याद आया कि जब अंकल जी ने दूसरा घर खरीदा तब आंटी जी अंकल से अक्सर कहती थीं कि व्यर्थ ही एक और घर ले लिया। अरे जब बेटों के लिए ही लिया है तो उन्हीं के नाम कर दो, हमें रहना तो यहीं है, चाहे छोटे के चाहे बड़े के। अंकल ने घर भैया लोगों के नाम कर दिए थे। तो क्या भैया लोगों ने? न जाने क्यों, पर अचानक उसे वो बात याद आ गई जब उसकी विमाता ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा था। सुभाष का मन न जाने कैसा कसैला सा हो गया। उसने फिर पानी का एक घूंट भरा। उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। लोगों के पसीने की भभक से सांस रुक सी रही थी। घबराकर उसने बस की खिड़की खोल दी। अचानक जेब से रुमाल निकालते हुए उसका हाथ उस कागज को ढूंढने लगा जिस पर उसने अंकल का मोबाइल नंबर लिखा था। नंबर पर भरपूर नजर डाली, फिर अपने मोबाइल फोन में उनका नंबर फीड किया, फिर पढ़ा। फिर अचानक वो जोर से बोला, हाँ ये ठीक रहेगा। बगल में बैठे सज्जन ने पूछा, मुझसे कुछ कहा? सुभाष ने सकपकाते हुए जवाब दिया, जी हाँ, नहीं जी। लेकिन वो आश्वस्त था। उसके चेहरे की स्मृति बता रही थी कि उसने निर्णय ले लिया था।